नथिंगनेस के लिए हिंदी में शब्द प्रचलित है शून्यता। और शून्यता आते हिंदी साहित्य का आलोचक बोलता है कि इसे बौद्ध दर्शन का प्रभाव है, क्योंकि शून्य आ गया है, एक शून्य शून्य, तो बौद्ध दर्शन का असर है, शून्यवाद का असर है। तो नथिंगनेस एक कंसेप्ट है, और नथिंगनेस का मतलब क्या है, बड़े बारीक है। एक एम्प्टीनेस, नथिंगनेस, एवरीडेनेस, उसने बहुत सारे ऐसे शब्द गढ़े हाइडेगर ने, जिनमें से एक बड़ा रोचक शब्द नथिंगनेस था। तो मैंने इसका एग्जाम्पल आपको दिया था, शायद ये नाम जिक्र नहीं किया होगा, एग्जाम्पल इससे दिया होगा, उसी से इसको जोड़ेंगे तो प्रयोगवाद का लिंक समझ में आएगा। अभी आप सबकी योजनाएं तय होंगी कि एग्जाम कब देना है, 20 में देना है, उससे पहले ये तैयारी कर लेनी है, फिर ये कर लेना है, ऑप्शनल इस महीने तक, फिर जीएस में उतरना है, फिर ये 300 प्रश्नों का उत्तर लिखना है, फिर 600 का अभ्यास कर लेना है। ऐसे करते करते तैयारी कर रहे होंगे। कुछ लोगों की योजनाएं और लंबी होंगी। 20 में एग्जाम देना है, 21 में रिजल्ट आएगा, सिलेक्शन होगा, 21 में ट्रेनिंग है सितंबर में, तो 21 में अप्रैल से लेकर सितंबर के बीच में ये काम निपटा लेने हैं, रिश्ते देख लेने हैं, और फिर जाना है ट्रेनिंग पे। सितंबर में ट्रेनिंग होगी तो 22 के मार्च में शादी कर लेंगे, और फिर 22 में शहर में चले जाएंगे जिला संभालने के लिए। ऐसे योजना बना रखी होगी। कुछ में ये भी कि इस साल में जॉइंट सेक्रेटरी, इस साल में कैबिनेट सेक्रेटरी, फिर इस्तीफा दे के प्रधानमंत्री बनना है। ऐसी कई योजनाएं कई लोगों की बनी होंगी, लंबी लंबी, है ना। आप बताएंगे नहीं, लेकिन ऐसा मन में चलता तो रहता ही है। कई लोगों ने सोच रखा IAS बनना, 5 साल में रिजाइन करके लोकसभा में जाना, उसके बाद कुछ और देखेंगे। आप ऐसे कितने लोगों के मन में ये वाला भाव है लोकसभा वाला कि इलेक्शन लड़ना है रिजाइन करके? हाथ खड़ा करो ईमानदारी से। बहुत बढ़िया। हिंदी क्षेत्र में ये रुझान बहुत ज्यादा रहता है कि IAS बनना स्प्रिंग बोर्ड है। IAS तो स्प्रिंग बोर्ड समझते हैं, जिम्नास्टिक्स से खेल होता है। जिम्नास्टिक्स में क्या होता है कि भाग के आते हैं, एक नीचे बोर्ड लगा होता है, उसमें नीचे स्प्रिंग होते हैं, उस पर जंप करते हैं, उससे उछाल मिलता है, और उससे उछल के आगे वोल्टिंग हॉर्स या कुछ इक्विपमेंट होता है, उसके ऊपर आप कलाबाजी करके आगे निकल जाते हैं। या आग का गोला है, जंप किया और उस आग के गोले के बीच से चले गए, और जंप ठीक से नहीं हो, चिपक जाते हैं वहां जाके उसके साथ ही। फिर फायर ब्रिगेड आती है बुझाने के लिए। तो स्प्रिंग बोर्ड का मतलब है वह मंच जो आपको उछाल देगा जीवन में आगे बढ़ने के लिए। कई लोग कहते हैं कि IAS तो मेरा स्प्रिंग बोर्ड है, उछलना है और सीधे लोकसभा जाना है। और कुछ कहते हैं कि लाल बत्ती वाली गाड़ी चाहिए, चाहे एम्बुलेंस ही मिले, लेकिन लाल बत्ती होनी चाहिए उसमें। लाल बत्ती वाली गाड़ी तो, एक तो एम्बुलेंस सब तो ज्यादा बची भी, मोदी जी के राज में कहाँ बची है लाल बत्ती वाली गाड़ी? तो एम्बुलेंस में है, और किस में है? फायर में है, हाँ, फायर वाले में है, ठीक बात है। तो ये जो इसने एग्जाम्पल दिया ना, ऐसे ही लोगों का एग्जाम्पल दिया। बहुत योजनाएं बना रखी है ए ने, मैं ये करूंगा, मैं वो करूंगा, फिर मैं भारत का विकास करूंगा, फिर मैं सार्क देशों का विकास कर दूंगा, उसके बाद पूरी दुनिया में फिर मैं UN के प्रेसिडेंट बन जाऊंगा। ये करते करते सड़क पे चल रहा था, इतने में एक ट्रक आया। ये सब सोचते हुए चल रहा था अभी ये, इतने में ट्रक आ गया। और ट्रक में क्या हुआ, इसके पड़ोस में एक आदमी था, बी, उसको लेके चला गया ट्रक, जो इससे 1 इंच की दूरी पे खड़ा हुआ था। ट्रक की ब्रेक फेल हो गई, तो ट्रक आवारा हो गया। ड्राइवर ने ऐसे घुमाया, ऐसे घुमाया, सबकी जिंदगी इसी बात पर टिकी थी कि ड्राइवर कहाँ घुमा देगा। उसने बचाव करने के लिए ऐसे घुमाया तो बी चला गया, थोड़ा यूं और कर देता तो ए भी चला जाता। तो ए बी को बता ही रहा था कि मैं UN का अध्यक्ष बनूंगा। इतना में धाड़ से आवाज आई, बी दिखाई नहीं उसके बाद। अब वो ढूंढ रहा है बी को, कहाँ गया। फिर देखा कि बी के परखच्चे उड़े हुए हैं, और बी बहुत सारे पीसेस में वहां पर बिखरा हुआ है। बी को इकट्ठा करने के लिए टीम आई डॉक्टर्स की कि वापस बी को इकट्ठा करना है। अरे जो सड़क पी चुकी है वो तो अलग चीज है, बी का जो हिस्सा सड़क ने पिया नहीं है उसको इकट्ठा करना है। और अब ये जो ए अगले 2 4 5 दिन जिस अवस्था में रहेगा उसको बोलते हैं नथिंगनेस, शून्यता। फिर कोई उससे पूछेगा हाँ तो क्या योजना थी आपकी? कहेगा कुछ नहीं है, कुछ नहीं। कोई भरोसा नहीं जिंदगी का, कल होना हो। का कैबिनेट सेक्रेटरी, UN, सार्क देश, और क्या क्या सोच रहे थे। हिम तक्षियस को बुलाऊंगा अपने शपथ ग्रहण में, सार्क को नहीं बुलाऊंगा, पाकिस्तान को नहीं बुलाना है, ये कर दूंगा, वो कर दूंगा। और अचानक, और आपको ये पता है कि ट्रक उसको ले गया, इसमें कोई तर्क नहीं है, ये संयोग है। जिस तर्क से बी उखड़ा उसी तर्क से मैं भी उखड़ सकता था।
तुक्का है। मसलन हम अभी तक जिंदा हैं, ये भी तुक्का ही है। लाखों निरंतर तुक्के लगते जा रहे हैं कि हम बचे हुए हैं। जिसका एक तुक्का चूकता है मर जाता है। भाई आग से जो बच्चे मरे, कोई योजना थोड़ा मरे थे। लाखों ऐसे इंस्टीट्यूशंस होंगे, लाखों ऐसे हॉस्पिटल्स होंगे, रेस्टोरेंट्स होंगे चल रहे होंगे जहां फायर सेफ्टी कम है। पूरे देश में ऐसे लाखों स्थानों में किसी एक में आग लग गई और छोटे छोटे बच्चे थे, मर गए बेचारे। तो योजना थोड़ा ना थी इसके पीछे। और ये दृश्य देखने के बाद कौन माई का लाल कह सकता कि मेरे साथ ये नहीं हो सकता? कोई भी, कभी भी। और तब जो भाव आता है नथिंगनेस, और नथिंगनेस जब मन में भाव आता है तो उसके बाद एक ही भाव आता है, यही क्षण है, इसी को जी लो, कल हो ना हो। और जो समाज युद्ध देख रहा हो, यूरोप अमेरिका की हालत सोचिए, जापान की हालत सोचिए, विश्व युद्ध चल रहा है। जापान की हालत सोचिए, परमाणु बम पड़ गया उसके ऊपर। अमेरिका पर्ल हार्बर हो गया, और अमेरिका में खौफ है कि किस दिन क्या हो जाएगा, भरोसा नहीं है। जर्मनी का हाल देखिए, ऑस्ट्रिया का हाल, इन सब देशों का हाल देखिए। इनमें जो व्यक्ति रहते होंगे उनकी क्या हालत होती होगी कि आज वो हैं, कल होंगे कि नहीं होंगे पता नहीं है। मौत हो सकती है कभी भी। और जब मौत इतनी आसन्न खड़ी होती है ना, तब दो ही रास्ते बनते हैं, या अध्यात्म का, कुछ नहीं है इसमें, या भोगवाद का, जो है अभी है, छोड़ो मत कुछ। जो कंज्यूम करना है, जो जीना है, जो सपने हैं तुरंत पूरे कर लो, कल का भरोसा नहीं। और कुछ लोग क्या कहेंगे, जब कल का भरोसा ही नहीं तो इन मिथ्या चीजों में रखा ही क्या है, इनसे मुक्त हो जाओ। इसलिए युद्ध के माहौल में या तो पैदा होगा क्षणवाद, या पैदा होगा अध्यात्मवाद। और उस समय यूरोप और अमेरिका के देशों में क्षणवाद पैदा हुआ। भारत पर सीधा असर युद्ध का नहीं था, लेकिन भारत पर भी ठीक ठाक प्रभाव तो था ही, सूचनाएं तो आती ही थी। इसलिए अगर क्षणवाद दिखता है हमें उस समय, प्रयोगवाद में क्षणवाद दिखता है, तो प्रयोगवाद को भी हम कह सकते हैं कि अपने समय से जुड़ने वाली चीज है। भारत के द्वार पर दस्तक तो विश्व युद्ध ने दी ही थी ना भाई, अंडमान तक तो मामला चला ही गया था ना। तो हम कह सकते हैं कि भारत पर भी विश्व युद्ध का सीधा असर बेशक ना हो, परोक्ष असर पड़ रहा था, और इसलिए क्षणवाद का असर हमारे ऊपर दिखता है तो दिखता है। इसके अलावा 3-4 विशेषताएं बाहर की हैं। एक सिगमंड फ्रॉइड, आप जानते ही हैं। सिगमंड फ्रॉइड ने क्या कहा था, एक तो मन होता है चेतन, दूसरा कौन सा होता है अवचेतन, तीसरा अचेतन होता है। फिर कहा था कि एक इड होता है, दूसरा ईगो, तीसरा सुपर ईगो होता है। ये सब सुन के बड़ा अच्छा लगता है, ठीक भी लगता है। और हमारी जो मूल चेतना है वो कौन सी चेतना है, काम चेतना है। उसको क्या बोलता है वो, लिबिडो, या लिबिडो बोलता है। इडिपस कॉम्प्लेक्स, इलेक्ट्रा कॉम्प्लेक्स, ये सब बातें उस समय भारत में ठीक ठाक असर डाल रही थी, इसलिए प्रयोगवाद पर भी उनका असर दिखता है, सामान्य बात है। टीएस इलियट का असर बहुत ज्यादा है। टीएस इलियट के नाम से 3 बातें ध्यान रखनी हमेशा। जब कोई आपसे कहे इंटरव्यू में भी